हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको मेरा नमस्कार। जस्ट पिछले वीडियो में अपन 1833 ईस्वी के राजपत्र को डिस्कस कर रहे थे और उसका जो बाकी पार्ट है वो अपन इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 1833 का जो राजपत्र है उसके माध्यम से भारत के लिए एक शासक घोषित किया गया था और उसको अपन भारत का गवर्नर जनरल कहते हैं। तो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद जो है वो भारत में शासन व्यवस्था को या राज्य व्यवस्था को अपने माध्यम से संचालित करने लगी। यहाँ इसमें देखो अगला प्रावधान जो था, जो 6 बिंदु हैं इस स्लाइड के मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका था। बाकी जो पॉइंट्स हैं उनको मैं आपके साथ इसमें डिस्कस करूंगा। तो यहां देखिए, इसमें 7वां बिंदु आप पढ़िए, क्या है? गवर्नर जनरल इन काउंसिल के विधि निर्माण संबंधी अधिकारों में वृद्धि। देखो, मेकिंग ऑफ लॉ, कानून निर्माण के मामले में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को जो कानून निर्माण की शक्ति थी वो शक्ति अत्यंत सीमित थी और ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि उस गवर्नर जनरल को, जिसकी शुरुआत हमने बंगाल से की थी, उसका जुरिस्डिक्शन बहुत कम था। 100% उसके पास जो जुरिस्डिक्शन था वो बंगाल प्रेसिडेंसी का था या कलकत्ता प्रेसिडेंसी का था, और उसके अलावा सिविल मामलों में उसके अधीन मद्रास, बंबई जैसी प्रेसिडेंसियां थी। यहां इसका जुरिस्डिक्शन 1833 के राजपत्र के माध्यम से पूरा भारत हो गया। इसलिए ये बिल्कुल निहायत जरूरी भी था कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को कानून निर्माण की शक्ति जो है वो ज्यादा होनी चाहिए। 8वां बिंदु इसमें पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी बनी रहेगी। ये देखो, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी बनी रहेगी, इसका मतलब क्या है? तो देखो, मैं आपको एक बात बता दूं कि अंग्रेजों ने भारत में राज किया है, लेकिन 1600 ईस्वी के राजपत्र से लेकर भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने तक भारत की धरती के ऊपर कोई भी ऑटोनॉमस सरकार नहीं थी। कहने का मतलब है कि इस लैंड के लिए जो भी कानून, संविधान या विधान बनकर आते थे वो या तो चार्टर्स के माध्यम से ब्रिटिश सम्राट द्वारा जारी किए जाते थे या अधिनियमों के रूप में ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पारित करके लागू किए जाते थे। कहने का मतलब, जो परंपरागत तरीके से ब्रिटिश संसदीय सर्वोच्चता भारत की धरती के लिए थी वो इस कानून में भी बरकरार थी। कहने का मतलब यह है कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद की सरकार जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के ऊपर नहीं थी, वो एक तरह से ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधीन ही थी। या यूं कह सकते हैं कि इस राजपत्र के माध्यम से भारत में, इस राजपत्र के जरिए भारत में जो राज किया जाना था, शासन किया जाना था, प्रशासन को संचालित किया जाना था, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी या सर्वोच्चता में रहकर ही गवर्नर जनरल को करनी थी। तो यहां क्या 1833 ईस्वी के राजपत्र से ब्रिटिश पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी पर कोई प्रभाव पड़ा? नहीं। ब्रिटिश पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी जो है उसको यथावत बनाए रखा गया। नेक्स्ट बिंदु पर नजर डालिए। विधायन का केंद्रीयकरण किया गया तथा बंबई व मद्रास जैसी सरकारों को विधि निर्माण की शक्ति से वंचित कर प्रादेशिक शासन में परिवर्तन कर प्रशासन में केंद्रीकरण का सूत्रपात किया गया। देखिए, हालांकि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी डायलेमा या विडंबना ही है। जो प्रशासन में केंद्रीयकरण का सूत्रपात, बिल्कुल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यह शब्द अपने आप में इसी चीज को या सेंट्रलाइजेशन की प्रवृत्ति को बढ़ाने को इंगित कर रहा है, क्योंकि पूरे देश का एक शासक डिक्लेयर कर दिया गया और इसके साथ साथ नए जो रियासतें या राज्य थे उनके पास तो कानून निर्माण की शक्ति का सवाल ही पैदा नहीं होता था। बंबई और मद्रास जैसी पुरानी जो प्रेसिडेंसी सरकारें थी उनसे भी विधि निर्माण की शक्तियों को छीन लिया गया था। इसका मतलब यह है कि
संपूर्ण भारतीय टेरिटरी या क्षेत्र पर जो कानून लागू होने थे वो केंद्र सरकार मीन्स भारत के गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के द्वारा सृजित होने थे। तो यहां जैसे आज हम केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार, जिला सरकार, पंचायत समिति सरकार, ग्राम पंचायत सरकार, ये इस हिसाब से अपन शासन की शक्तियों का जो डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण देख रहे हैं, इस प्रकार की प्रवृत्ति को बेसिकली इस राजपत्र में प्रतिबंधित कर दिया गया था, या यूं कह सकते हैं कि शासन के विषयों का जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन है उसको रोक दिया गया था। और अमूमन जो कानून है वो किसको बनाने थे? गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को बनाने थे। देन नेक्स्ट बिंदु के ऊपर आप गौर कीजिए। 10वां बिंदु जो इस स्लाइड में आपको दिख रहा है उसको देखिए। विधियों के संहिताकरण के लिए गवर्नर जनरल को एक विधि आयोग की स्थापना का अधिकार दिया गया। इस बिंदु को अपन डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं कि लॉ कमीशन विधि आयोग का संबंध, जैसे आज की परिस्थिति में अपन देखें तो विधि आयोग का संबंध जो है वो सरकार को कानूनी मसलों पर परामर्श देना है। जैसे आज अपन कहते हैं कि अपने देश में 21वां लॉ कमीशन अस्तित्व में है, मतलब स्वतंत्र होने के बाद अपने देश में विधि आयोगों की स्थापना की परंपरा 1955 में शुरू हुई थी और 1955 में देश के प्रथम लॉ कमीशन का गठन जो है वो MC शीतलवाड़ की अध्यक्षता में किया गया था। लेकिन यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि लॉ कमीशन का गठन जो है वो स्वतंत्र भारत द्वारा शुरू की गई कोई नई परंपरा नहीं है। सरकार को विधि के मसलों पर परामर्श देने के लिए या सलाह देने के लिए विधि आयोगों की स्थापना की जो परंपरा है वो अपने वर्तमान या स्वतंत्र भारत में विधि आयोगों की परंपरा से लगभग 125 साल पहले अंग्रेजों द्वारा विधिक रूप से घोषित कर दी गई थी। और यह घोषणा पहली बार 1833 ईस्वी के राजपत्र में हुई थी। कहने का मतलब गवर्नर जनरल और उसकी परिषद रूपी सरकार को कानूनी मसलों पर परामर्श देने के लिए लॉ कमीशन के गठन की घोषणा जो है वो 1833 ईस्वी के राजपत्र में की गई थी। और देखिए 1833 ईस्वी के राजपत्र में घोषणा के जस्ट बाद में विलियम बेंटिंग जो 1835 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा था, उसने लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में भारत का प्रथम विधि आयोग गठित कर दिया था। और भारत के इसी प्रथम विधि आयोग ने, अब देखिए एक बार उस समय भारत के अधिकांश इलाकों में जो शासन किया जा रहा था, देखिए एक बार फिर गौर करने वाली बात यह है कि भारत में इधर अंग्रेज अपना शासन जमा ही नहीं रहे थे बल्कि वो सेंट्रलाइजेशन पर बल दे रहे थे। जबकि इंडियन हिस्ट्री को अपन 1857 की क्रांति तक मुगल एम्पायर के नाम से पढ़ते हैं। देखो 1857 तक भारत का जो शासन है वो मुगलों के नाम अध्ययन किया जाता है। और इधर अंग्रेज न केवल प्रभावशाली सरकार की स्थापना कर रहे थे बल्कि विधि, शिक्षा और चिकित्सा जैसे जो खास मुद्दे हैं उनके ऊपर काफी अलर्ट भी हो गए थे। तो यहां इस प्रथम लॉ कमीशन ने क्या व्यवस्था की, तो इससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं छोटी सी। देखिए जब ये राजपत्र लागू हुआ उस समय बहुत सारे सामाजिक मुद्दे ऐसे थे जिनमें शिक्षा, चिकित्सा, कानून, ये ऐसे मुद्दे थे जिनके ऊपर अंग्रेजों की कड़ी आलोचना होती थी। यहां तक कि कई जगह उनकी बगावत या विद्रोह भी होने लग गया था इन मुद्दों को लेकर। और ये राजपत्र जब लागू हुआ उस समय लॉर्ड मैकाले ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर थे। कहा जाता है कि लॉर्ड मैकाले भारत की धरती पर कदम रखने वाले सभी अंग्रेज शासकों और अधिकारियों में सबसे इंटेलिजेंट थे।
कौन थे ये? प्रसिद्ध दार्शनिक और विधि शास्त्री बेंथम के स्टूडेंट थे लॉर्ड मैकाले। तो जब विलियम बेंटिंग सामाजिक मुद्दों को लेकर काफी चिंतित हुए तो विलियम बेंटिंग ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को एक लेटर लिखा कि मुझे भारत की धरती पर सहूलियत के साथ राज करने के लिए लॉर्ड मैकाले की जरूरत है। और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने विलियम बेंटिंग की इस बात को स्वीकार कर लिया। जैसे ही लॉर्ड मैकाले भारत आ रहे थे तो उसने अपने गुरु से आशीर्वाद लेना उचित समझा, और जब बेंथम से आशीर्वाद लेने के लिए या भारत आने से पहले बेंथम से मैकाले मिले तो बेंथम ने अपने इस महान शिष्य से एक बात कही थी। वो ये थी कि अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ भी कर गुजरना चाहते हो तो हिंदुस्तान से बड़ी और हिंदुस्तान से अच्छी प्रयोगशाला आपको कहीं नहीं मिलेगी। बेंथम के इसी आशीर्वाद या इसी कथन को मैकाले ने भारत की धरती पर हमेशा अपनाया। जब तक वो यहां रुके तब तक वो उसी कथन पर गौर करके काम करते रहे। जैसे ही मैकाले भारत आए, विलियम बेंटिंग ने उनकी अध्यक्षता में मैकाले शिक्षा समिति का गठन कर दिया। मैकाले शिक्षा समिति का गठन कर दिया। हालांकि अलग अलग विचारक इसका क्रिटिसिज्म अलग अलग तरीके से करते हैं। जिस प्रतिवेदन की अभी मैं बात करने जा रहा हूं, मैकाले शिक्षा समिति ने अपना प्रतिवेदन जो है वो ब्रिटिश सरकार को 2 फरवरी 1835 को सौंपा। 18 फरवरी 1835 को सौंपा और 2 जनवरी 1835 को सौंपा और 2 फरवरी 1835 को मैकाले शिक्षा समिति के प्रतिवेदन को भारत के लिए लागू कर दिया गया। क्या था ये? देखो, उस समय कहा जाता है कि अंग्रेजों का राज इतने बड़े इलाके में था कि उनका कभी सूर्यास्त ही नहीं होता था। इसलिए उन्हें दुनिया के हर हिस्से में कार्मिकों की या सेवकों की जरूरत थी, कर्मचारियों की जरूरत थी। और भारत में ब्रिटिश शासन व्यवस्था के अनुकूल कर्मचारियों को खड़ा करने के लिए अंग्रेजों को यहां ब्रिटिश शिक्षा पद्धति में पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता थी। और इसी आवश्यकता की पूर्ति करने के इरादे से कहा जाता है कि लॉर्ड मैकाले ने भारत में आधुनिक या ब्रिटिश शिक्षा पद्धति की शुरुआत की। आज देखिए, जिस शिक्षा प्रणाली में अपन अध्ययन कर रहे हैं यह ब्रिटिश शिक्षा पद्धति है। और इस ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली का भारत में जनक लॉर्ड मैकाले को माना जाता है। और जिस दस्तावेज के माध्यम से यह शिक्षा प्रणाली भारत में आई वो है मैकाले शिक्षा समिति की वो रिपोर्ट जो 2 फरवरी 1835 को भारत में लागू हुई। कहने का मतलब आधुनिक शिक्षा का जो स्वरूप है वो अपने देश में कब से लागू है? 2 फरवरी 1835 से। देन दूसरा जो मुद्दा है वो चिकित्सा के ऊपर जो रिकमेंडेशंस तैयार करने के लिए विलियम बेंटिंग ने लॉर्ड मैकाले को सौंपा। वो सिफारिश जब ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास गई तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत में अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति से डॉक्टर्स तैयार करने की बात को स्वीकार कर लिया। और इसी कड़ी में 1835 में विलियम बेंटिंग द्वारा ही कलकत्ता में भारत का पहला मेडिकल कॉलेज स्थापित कर दिया गया था। जैसे ही इन कुछ सोशल इश्यूज को लॉर्ड मैकाले ने निपटाया तो अपने अंतिम समय में विलियम बेंटिंग ने लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में भारत के इतिहास में पहले लॉ कमीशन का गठन कर दिया। हिंदुस्तान की धरती पर पहला विधि आयोग किस शासक ने गठित किया? विलियम बेंटिंग ने। उस समय लॉ कमीशन को जिम्मेदारी गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को कानूनी मसलों पर परामर्श देना था।
और जैसे ही लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में यह कमीशन गठित किया तो सबसे पहले मैकाले ने भारत में कोडिफाइड लॉ की रिकमेंडेशंस ब्रिटिश पार्लियामेंट को दी। क्यों दी? क्योंकि उस समय अंग्रेजों का आवास भारत के लगभग सभी हिस्सों में हो चुका था और यहां शासन व्यवस्था मुगल प्रणाली की लागू थी जो टिट फॉर टैट के सिद्धांत पर आधारित थी। जैसे को तैसा, अगर किसी ने हाथ से गलती की है तो हाथ काट लो, पांव से गलती की है तो पांव काट लो, जीभ से गलती की है तो जीभ काट लो। ये उनकी न्याय व्यवस्था थी मुगलों की। और इसके लिए कोई पहले से विधान या नियम नहीं थे कि आप क्या करोगे तो कौन सा अपराध बन जाएगा। इसलिए कोडिफाइड लॉ की भारत को बड़ी आवश्यकता थी। और इस कोडिफाइड लॉ का जनक भारत में, जैसे आधुनिक शिक्षा का जनक अपन लॉर्ड मैकाले को कहते हैं, उसी प्रकार भारत में कोडिफाइड लॉ का फाउंडर या उसका जनक या फादर जो है वो हम लॉर्ड मैकाले को ही पढ़ते हैं। 1835 में लॉ कमीशन के गठन के बाद में हिंदुस्तान की धरती पर पहला मुख्य कोडिफाइड लॉ जो है वो लॉर्ड मैकाले वाले आयोग द्वारा इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता के रूप में लिखा जाना शुरू किया। और ये वही दस्तावेज है जो 1860 ईस्वी में अपने देश में लागू हुआ था और आज तक लागू है। तो देखिए, जिस आईपीसी या जिस इंडियन पेनल कोड की बात हम कर रहे हैं या क्राइम को कंट्रोल करने के लिए जिस मूलभूत विधि की हम बात करते हैं अपने देश में, भारतीय दंड संहिता, ये हिंदुस्तान के पहले लॉ कमीशन द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है। ये बात अलग है कि उसे लागू 1860 में किया, लेकिन इस कमीशन ने इसका करीब करीब हिस्सा जो है वो तैयार करके छोड़ दिया था। तो यहाँ देखो, ये जो लॉ कमीशन है, इस लॉ कमीशन ने न केवल सरकार को या ब्रिटिश सरकार को कानूनी मसलों पर परामर्श दिए, बल्कि भारत में कोडिफाइड लॉ की शुरुआत भी इस आयोग द्वारा की गई। तो यहाँ ये एक ऐसा सिलसिला भारत में कोडिफाइड लॉ का चला और जैसे ये सिलसिला चला तो भारत में टिट फॉर टैट जैसी जो न्यायिक व्यवस्था थी या जो मुगल बादशाह के फरमान अपनी मर्जी से कानून बन जाते थे, उनका समापन होना शुरू हुआ। ये एक बहुत अच्छा संकेत जो है वो इस राजपत्र के माध्यम से हमारे सामने आया। नेक्स्ट जो है वो अपन 11वें बिंदु की बात करेंगे। यहां देखिए, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन काउंसिल को राजस्व एकत्रित करने व वे संबंधी समस्त अधिकार दिए गए। जैसे आज सरकार के पास रेवेन्यू कलेक्शन और इन्वेस्टमेंट के सारे राइट होते हैं, ठीक उसी प्रकार गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को सरकार की भांति समस्त प्रकार के राजस्व एकत्रित करने और वे करने के सारे अधिकार दिए गए। तो कहने का मतलब यह है, और यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि अगर हम केंद्रीयकृत शासन व्यवस्था को यहां स्थापित करना चाहते थे अंग्रेज, तो कहा जाता है कि सरकार की किसी भी एक्टिविटी के लिए वित्त जो है वो वही भूमिका अदा करता है, फाइनेंस वही भूमिका अदा करता है जो शरीर के लिए ब्लड। देखिए, बिना ब्लड के जैसे हमारा शरीर नहीं चल सकता, तो विदाउट फाइनेंस जो है वो शासन नहीं चल सकता। तो शासन चलाने के लिए पहली आवश्यकता फाइनेंस है, और इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए 1833 ईस्वी के राजपत्र में सपरिषद गवर्नर जनरल को या गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को सभी प्रकार के रेवेन्यू कलेक्शन और इन्वेस्टमेंट के अधिकार दिए गए। इसके बाद में दूसरी बात देखिए, बंगाल प्रेसिडेंसी ऑफ विलियम फोर्ट। देखिए, बंगाल प्रेसिडेंसी ऑफ विलियम फोर्ट तथा प्रेसिडेंसी ऑफ आगरा में विभाजित करने की नीति प्रतिपादित की गई। देखिए, ये यहां अपन इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा सवाल पढ़ते हैं जो अपने रिवॉल्यूशन की कई चीजों को प्रभावित करता है, और वो है बंगाल का विभाजन। जैसे अपन मोटे तौर पर यह कहते हैं कि अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन 1905 में किया था
और 1911 में बंगाल विभाजन को वापस ले लिया था। वो पूर्वी और पश्चिमी बंगाल का डिवीजन की अपन बात करते हैं, लेकिन एक्चुअली इससे पहले ही जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी, उस बंगाल प्रेसिडेंसी, तो यहां सवाल जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, देखो बंगाल का पूर्वी और पश्चिमी में विभाजन अलग बात है और बंगाल प्रेसिडेंसी का विभाजन अलग बात है। तो यदि अपने से ये पूछा जाए कि बंगाल प्रेसिडेंसी का विभाजन जो है वो किस विधान द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो वो विधान था 1833 ईस्वी का राजपत्र। और इसमें बंगाल प्रेसिडेंसी को जिन दो पार्ट्स में डिवाइड करने की नीति प्रतिपादित की गई थी, उसके अकॉर्डिंग इसके दो पार्ट बनने थे। पहला पार्ट प्रेसिडेंसी ऑफ विलियम फोर्ट और दूसरा पार्ट प्रेसिडेंसी ऑफ आगरा में विभाजित। तो देखो बंगाल प्रेसिडेंसी की विभाजन की नीति या इसका जो प्रस्ताव जो है वो किस राजपत्र में या कानून में पारित किया गया, तो इसका उत्तर आपको मिलेगा 1833 ईस्वी का राजपत्र। देन अपन अगली जो बात करते हैं, दासता के उन्मूलन का उचित प्रयास। देखो अंग्रेज एक सुसभ्य जाति थी और जिस प्रकार 19वीं सदी के आरंभ में या इस राजपत्र के लागू करने के समय दास प्रथा का प्रचलन भारत में था, ऐसे ही दास प्रथा के प्रचलन से पूरा यूरोप, न केवल इंग्लैंड, पूरा यूरोप भी गुजर चुका था। इसलिए दास प्रथा के उन्मूलन के संबंध में उन अंग्रेजों के पास बहुत अच्छे अनुभव थे और उन अनुभवों को पहली बार भारत की धरती पर अंग्रेजों ने जिस कानून में साझा किया या स्थान दिया, वो 1833 ईस्वी का राजपत्र था और इसमें दासता का उन्मूलन या समापन की घोषणा की गई। तो सिंपल सी बात अपने को ये ध्यान में रखनी है कि कौन सा कानून है जिसके माध्यम से अंग्रेजों ने वैधानिक तौर पर दासता का उन्मूलन या समापन करने की घोषणा की। देन इसका उत्तर बनेगा 1833 ईस्वी का राजपत्र। तो ये कुछ प्रावधान मैंने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो यहां ये देखो कुछ एक चार्टर या अधिनियम है जिनका अध्ययन करने में अपने को टाइम लगेगा, उसके बाद ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये इस वीडियो में 1833 ईस्वी के राजपत्र के कुछ जो प्रावधान है उनकी मैंने आपके साथ चर्चा की है। थैंक यू सो मच।